नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। चूँकि पर्यावरण अध्ययन के कई सारे वीडियो लेक्चर आप देख चुके हैं और उन पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला कराना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो उतना प्रभावी नहीं रहेगा जब तक हम उन पर आधारित प्रश्नों को ना कर सकें। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जब प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करूं उससे पहले आप एक पेपर पेन लेकर बैठिए। जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए तो आप पहले से अपना आंसर टिक लगा के देखिएगा कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग सही है, जिससे कि आपको पता लगे कि बाद में आपके कितने सही हुए। क्योंकि जब मैंने CDP के चैप्टर फर्स्ट शिक्षा और मनोविज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला बनाई तब काफ़ी बच्चों को मुझे मैसेज आई कि 16 में से 14, 16 में से 15, कुछ बच्चों के 16 में 16 भी सही बैठे थे। तो इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और जो प्रश्न मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ इसकी PDF पाने के लिए आप मुझे चैनल के नंबर पर सब्सक्राइब करें, चैनल नंबर पर मैसेज करें व्हाट्सएप, मैं इस प्रश्नों की PDF आपको वहाँ सेंड कर दूँगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक की अगर बात करें तो जैव मंडल के दो घटक होते हैं, जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं अजैविक घटक। अगर हम और आसान भाषा में कहें तो जैविक घटक वो जो सजीव होते हैं या जंतु और वनस्पति, और अजैविक घटक जो सजीव नहीं होते। तो यहाँ प्रश्न में पूछा है कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि प्रश्न में 3 तो अजैविक घटक होंगे ऑप्शन में और एक जैविक घटक होगा, और जो जैविक घटक होगा वही आंसर होगा। क्योंकि ये पूछा है कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो देखिएगा ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी फॉस्फोरस। देखिए प्रोटीन, मृदा और फॉस्फोरस ये तीनों ही अजैविक घटक हैं। प्रोटीन, मृदा और फॉस्फोरस ये तीनों ही पर्यावरण या जैव मंडल के अजैविक घटक में आते हैं, चूँकि ये निर्जीव हैं। और जैविक घटक में अगर आपकी बात करेंगे तो कवक जो है वो किस में आएगा? जैविक घटक में आएगा। और यहाँ पूछा अजैविक घटक नहीं है, तो कवक अजैविक घटक नहीं है, क्योंकि कवक कैसा घटक है? जैविक घटक है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? सी कवक वो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। खाद्य भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। मैंने आपको बताया था कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है। किसी एक पारितंत्र में, किसी एक इकोसिस्टम में एक दूसरे पर भोजन की निर्भरता रहती है कि ये उसको खाएगा, वो उसको खाएगा। तो एक दूसरे पर भोजन की निर्भरता के संबंध में एक क्रम बनता है, उनका एक इनके बीच संबंध बनता है। उस संबंध को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में देखते हैं सबसे टॉप पे कौन आता है? सबसे टॉप पे आपके वो आते हैं जो कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला की शुरू हम करें तो सबसे पहले उत्पादक आएंगे। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक हरे पौधे होते हैं। इन्हें खाने वाले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो कैसे होंगे? शाकाहारी। इसके बाद इनको खाने वाले कौन से होंगे? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में दोनों तरह से आ जाते हैं, आपके सर्वाहारी भी आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था। और आपके वो आते हैं सर्वाहारी के अतिरिक्त, सर्वाहारी में मनुष्य, बिल्ली इत्यादि आ जाएगी। और द्वितीय श्रेणी में वो भी आ जाते हैं जो केवल मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी मतलब ऐसे मांसाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हों, ऐसे मांसाहारी द्वितीय श्रेणी में आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हों। और द्वितीय श्रेणी में सर्वाहारी भी आते हैं, ऐसे सर्वाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हों, साथ ही साथ ये उत्पादकों को भी खाते हों। अर्थात उत्पादक के बाद प्रथम श्रेणी में शाकाहारी उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय श्रेणी में सर्वाहारी और मांसाहारी दोनों आते हैं। सर्वाहारी वो जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को खा लें, जैसे मनुष्य, बिल्ली इत्यादि। और मांसाहारी में वो जो शाकाहार नहीं करेंगे, मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के वे जो उत्पादकों को नहीं खाएंगे लेकिन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाएंगे। और इनके ऊपर आते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वो जो केवल और केवल मांस खाते हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वो जो केवल और केवल मांस खाते हैं। और किन्हें खाते हैं? वो प्राथमिक द्वितीयक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को खा जाते हैं। तो इसमें शेर इत्यादि आता है। तो देखा आपने किसी भी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर कौन होगा? तृतीय श्रेणी वाले होंगे। ये कौन से होते हैं? ये केवल मांसाहारी होते हैं। ठीक है ना? ये कैसे होते हैं? केवल मांसाहारी होते हैं। तो आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला, यानी कि एक फूड चेन दे रखी है किसकी?
घास भूमि क्षेत्र के इकोसिस्टम की, इसमें सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी मांसाहारी या शाकाहारी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मांसाहारी, जैसा कि आपने यहाँ समझा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी का मुख्य सोर्स है वो क्या होता है। देखिएगा, आपकी पृथ्वी एक अपने आप में इकोसिस्टम है और पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, तो पृथ्वी पर जितने भी हैं, ये नॉर्थ पोल पृथ्वी का, ये साउथ पोल, और यहाँ पे पृथ्वी पर चूँकि वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, इसलिए पृथ्वी पे क्या है, जैव मंडल है। पृथ्वी पर वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल। इस जैव मंडल में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। उन सभी क्रियाओं करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं, जैसे उत्पादक जो हरे पौधे होते हैं उनको प्रकाश चाहिए सूर्य का, वरना प्रकाश के बिना ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ना तो भोजन बनेगा और ना ही ऑक्सीजन डेवलप होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन। और उत्पादकों के ऊपर सारे उपभोक्ता निर्भर होते हैं, तो मुख्य स्रोत कौन हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो बहुत सारी क्रियाएं नहीं होंगी, बहुत सारे चक्र नहीं होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, और जब पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो बाकी के सभी जो उपभोक्ता उन पर डिपेंड हैं उनका कुछ नहीं होगा, वो सारे मारे जाएंगे। तो पृथ्वी पर जो पारितंत्र है या कोई भी पारितंत्र आप ले लीजिए, उसमें ऊर्जा का मुख्य घटक कौन होता है, सूर्य प्रकाश होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी नहीं, बी सूर्य प्रकाश, सी डीएनए, डी आरएनए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सूर्य प्रकाश। एटीपी, डीएनए और आरएनए की बात बायोलॉजी में करेंगे। एटीपी की बात करेंगे जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए की बात जो करेंगे जब हम कोशिका के अंदर के अंगों की बात करेंगे, पता करेंगे डीएनए आरएनए क्या होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर सही होगा, सूर्य प्रकाश। आसान क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ आपका भी सही हो गया होगा। देखिएगा, मैं अभी यहाँ पे वो सारे प्रश्न करा रहा हूँ जो पुरानी परीक्षाओं में आए हैं। चूँकि अभी एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, एग्ज़ाम कब होगा, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम वो सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो पुरानी परीक्षाओं में आए हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो जाएगी तब हम ऐसे प्रश्नों को भी शामिल करेंगे जिनके आने की संभावना है। तो अभी जो प्रश्न श्रृंखला है वो लेवल 1 की है कि सभी पुरानी परीक्षाओं में आए हैं प्रश्नों को शामिल करना है, और जब आपका एग्ज़ाम पास होगा तब लेवल 2 की प्रश्न श्रृंखला शुरू करेंगे, और तब कोशिश करेंगे लाइव सेशन के थ्रू उसको करें। एक 1.5 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका पेपर में एक भी प्रश्न न छूटने पाए। तो चलिए, अगला प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर है। एग मार्क का संबंध है ऑप्शन ए गुणवत्ता से, ऑप्शन बी पैकेजिंग से, ऑप्शन सी संसाधन से, और ऑप्शन डी उत्पादन से। देखिएगा, एग मार्क मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको दूसरा या तीसरा लेक्चर दिया था, एग मार्क किससे है, खाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता से, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो खाने पीने की हैं, या मैंने कहा था आपसे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से। अगर ऑप्शन में कृषि उत्पाद आता है और किसी कृषि उत्पाद पर एग मार्क बना हुआ है, तो एग मार्क काय का संकेत है कि यह कृषि उत्पाद गुणवत्तापूर्ण है। तो मैंने आपको बताया था एग मार्क देता कौन है, तो ध्यान रखिएगा, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का एग मार्क कौन देता है, कृषि मंत्रालय। भारत सरकार का मंत्रालय है कृषि मंत्रालय। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है डीएमआई। डीएमआई क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। आपको मैंने बताया था, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। डीएमआई इसको देता है, एग मार्क को डीएमआई देता है। और डीएमआई की स्थापना ये कब से दिया जा रहा है, 1937 से। यानी कि एग मार्क कब से दिया जा रहा है, 1937 से दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, डीएमआई का हेड ऑफिस मैंने आपको बताया था फरीदाबाद में है, गुड़गांव का एक शहर है फरीदाबाद, ठीक है, इसका हरियाणा का शहर है फरीदाबाद। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4, एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। अगर आपसे पूछता है किसकी गुणवत्ता, हो सकता है गुणवत्ता के संग आपको ऑप्शन दे दे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता, फिर क्या करेंगे, तो गुणवत्ता आप मत जाइएगा, गुणवत्ता के साथ आपको पता होना चाहिए कृषि उत्पादों या खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित जो किसी भी उत्पाद को एक सर्टिफिकेट या एक मार्क मिलता है, उसे हम एग मार्क कहते हैं। दिया जाता है किसके द्वारा, डीएमआई के द्वारा। आशा है आपका ये भी सवाल सही गया होगा। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी। खाद्य श्रृंखला में देखेंगे सबसे पहले उत्पादक,
उत्पादक के ऊपर आपके फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और उसके ऊपर तृतीयक उपभोक्ता। इस तरह से आप एक खाद्य श्रृंखला डिजाइन कर सकते हैं। तो देखेंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये सिर्फ किस पर डिपेंड रहते हैं, उत्पादक, उत्पादक अर्थात हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे। तो ये केवल और केवल हरे पेड़ पौधे पर डिपेंड है, तो ये कैसे हो गए, शाकाहारी। बाकी अगर इनकी बात करें द्वितीयक, तो द्वितीयक में मैंने आपको बताया दो होते हैं, एक तो सर्वाहारी भी यहीं आ जाएंगे और एक ऐसे आ जाएंगे जो इन्हें खाते होंगे। यानी द्वितीयक में जो उपभोक्ता हैं उसमें एक तो ऐसे आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इन्हें खाएंगे यानी केवल मांसाहार करेंगे, और सर्वाहारी में वो आ जाएंगे जो इन्हें भी खाएंगे और यानी उत्पादक को भी खाएंगे। यानी कि द्वितीयक में दोनों ही मांसाहारी होंगे ही होंगे और तृतीयक में तो केवल शीर्ष मांसभक्षी होते ही हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आपकी खाद्य श्रृंखला है इसमें केवल और केवल प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी है। बात खत्म, प्रश्न आपका हल हो गया। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय उपभोक्ता नहीं, डी अपघटनकर्ता नहीं, तो सही ऑप्शन होगा बी, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 6। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में, वही प्रश्न लौट के आया है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में। तो ध्यान रखिएगा, हम जैसे कह रहे हैं भू पारिस्थितिकीय तंत्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं भू पारिस्थितिकीय तंत्र, इसे इंग्लिश में करते हैं जियो इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है ना, पारिस्थितिकी इकोलॉजी और पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल सिस्टम। जियो इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब है कि जितने भी इकोसिस्टम है सब जमीन पे ही हैं, चाहे जल वाले हों वो भी ज़मीन पे हैं, चाहे थल वाले हों वो भी ज़मीन पर हों, तो सारे इकोसिस्टम ज़मीन पर हैं। ज़मीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी इकोसिस्टम को डेवलप करने में। तो हम इकोसिस्टम को भू पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं, पारितंत्र को भू पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं। तो जिस प्रकार किसी भी जैव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य था, तो यहाँ भी कौन होगा, सूर्य होगा। तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, सूर्य है। बाकी के ऑप्शन बी पृथ्वी है गलत, सी चंद्रमा है गलत, डी शुक्र है गलत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सूर्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब किसकी वजह से होती हैं, सूर्य की वजह से होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। हरे पेड़ पौधे चूंकि उत्पादक हैं और सभी उपभोक्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए सूर्य का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण काल है। ध्यान रखिएगा, देखिए प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, मेरा ऐसा मानना है ज़्यादातर विद्यार्थियों की 10% क्षमता खत्म हो गई होती है। लिंडेमान का नियम कहीं ना कहीं लग गया होता है। हालांकि लिंडेमान तो सिर्फ ये कहते हैं कि अगले स्टेज में 10% ही जाती है ऊर्जा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो 10% कम हो जाती है। आपके हाथ पर थोड़े से कांप रहे होते हैं, नए विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है और आप गलत कराए। कभी कभी आपका हाथ भी नहीं मानता है, आपने सही टिक कर लिया, लेकिन जब आप गोला भरने पहुँचे ऑप्शन 2 था, आपका हाथ आपकी आज्ञा का पालन ना करते हुए 3 पे पहुँच गया और गड़बड़ हो गया। इस प्रकार के प्रश्नों को सही से समझ लें और ड्रॉ कर लें, उसको ड्रॉ कर लें, आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। जब मोर सांप को खाता है, सही है ना, तो मोर किसे खा रहा है, सांप को। चलिए मोर ने किसे खाया, मोर ने किसे खाया, मोर इधर सांप को, सही है ना। सांप कहाँ गया, मोर पे। सांप कीड़ों को खा रहा है, बहुत बढ़िया, कीड़ों खा ले भाई, ठीक है। सांप ने किसे खा लिया, कीड़ों को, और कीड़े किसे खा रहे हैं, हरे पेड़ पौधों को, हरे पेड़ पौधों को खा रहे हैं, सही है ना। तो बन गई खाद्य श्रृंखला आपकी। पेड़ पौधों को खाया कीड़ों ने, कीड़ों खाया सांप ने, सांप को खाया मोर ने। अगर ऐसे बनाना तो चल जाएगा। यहाँ पे आपके हरे पौधे, यहाँ बात करें कीड़े, यहाँ बात करें सांप और यहाँ बात करें मोर। तो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर कौन हो गया, मोर। चाहे आप ऐसे देख लें, ये खाद्य पिरामिड है, या फिर आप ऐसे देख लें तो श्रृंखला आपके शीर्ष पर कौन हो गया, मोर हो गया, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो मोर का पोषण तल क्या हो गया, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। आशा करता हूँ प्रश्न सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, 7 के बाद 8 की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। लगभग वही प्रश्न रिपीट हुआ है, यूपी टेट का प्रश्न है ये। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो क्या कहलाएंगे, प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है ना। आप यहीं से देख लीजिए, पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करेगा कीड़े, तो कैसे हो गए,
प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, सही है ना, क्योंकि ये सिर्फ क्या खाएंगे, पेड़ पौधों को। तो जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों पर निर्भर है वो क्या कहलाते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। उसके बाद श्रेणी बढ़ती जाती है, द्वितीय और तृतीय श्रेणी बढ़ती जाती है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिएगा बहुत ज़्यादा गदगद मत होइएगा, आसान सवाल चल रहे हैं, जब थोड़े टफ सवाल आएंगे तब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। यकीन मानिए हर प्रश्न की बहुत सटीक व्याख्या करूँगा। CDP के प्रश्नों की आप चिंता मत करिए, जो पुराने बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, जब तक वो बिल्कुल ऑल क्लियर नहीं हो जाते तब तक मैं उनकी व्याख्या करता ही रहता हूँ। मैं एक सेशन और शुरू करूँगा कि मेरे किसी भी वीडियो लेक्चर में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ एक बार और समझनी है, अगर उस पॉइंट को लेके कुछ लोगों के मैसेज आते हैं 50, 100, 200 लोगों के कि हाँ सर उस पर आप एक बार और समझा दीजिए, तो मैं उन पार्ट्स को, मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बहुत सही बनाया, सारी चीज़ समझ में आई, एक चीज़ उसमें से कुछ दोबारा समझनी है, तो मैं वो भी बनाऊंगा, दोबारा बनाऊंगा उसको, उस पार्ट को दोबारा बना दिया करूंगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कम से कम जो स्टूडेंट घर में लॉकडाउन में बैठे हैं उनको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि ये मेरी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि जो बच्चे UP टेट और CTET या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगले उसकी, चूँकि अभी रिजल्ट आया है 69 भर्ती परीक्षा का, तो बड़ा मन में एक टेंशन हुई होगी कि यार अपना क्या होगा, कब भर्ती आएगी, कैसे क्या होगा। निश्चिंत रहिए, शिक्षा विभाग में भर्तियां निकलती रहती हैं और CTET क्वालिफाई करिए, UP टेट क्वालिफाई करिए। सुपर टेट में आपको पास कराने की नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। मुझे चाहे कुछ करना पड़े, और चाहे कुछ करने का मतलब समझ लीजिए कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो जितना पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा मैं आपसे सुनता हूँ, याद करवाता हूँ और कुछ हथकंडे अपनाता हूँ। तो ऑफलाइन बैचेस के थ्रू, ऑनलाइन बैचेस के थ्रू मैं आपको वो सब आपसे करवाऊँगा जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक होगा। जब तक मैं जो करा रहा हूँ वो करते रहिए और निश्चिंत रहिए। सुपर टेट 2020 या 21 के स्टार्ट में भी आया तो आप निश्चित पास होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है। आप ऐसा ना करें कि अरे अभी पेपर पास में नहीं है और पेपर जब आएगा तब देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है देखिएगा। इकोसिस्टम अर्थात पारितंत्र, इकोसिस्टम अर्थात पारितंत्र, ठीक है ना, पारितंत्र या पारिस्थितिकीय तंत्र, ठीक। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 2 ऑप्शन में क्लैश होगा। क्लैश कैसा होगा समझिएगा। ऑप्शन ए परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, सही है ना। तो यहाँ पे कई दफ़ा लग सकता है आपको, कुछ सही हो सकता है, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, लेकिन इकोसिस्टम में क्या केवल जीव समुदाय आता है? इकोसिस्टम के अंदर जैव और अजैव घटक दोनों आते हैं ना। और ऑप्शन ए में सिर्फ ये जीव समुदाय की बात कर रहा है, तो भैया पानी कहाँ से आएगा? वायुमंडल से हवा में जो गैसें हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगी? स्थल मंडल कैसे प्राप्त होगा आपको? तो पहला ऑप्शन खत्म, क्योंकि इन्होंने लिमिट कर दिया है इसको, जीव समुदाय, खत्म करिए इसको। दूसरा कह रहे हैं किसी स्थान का अजीवी घटक नहीं हो सकता ना। इकोसिस्टम में तो जैविक और अजैविक दोनों होंगे ना। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर उस स्थान के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ विभिन्न क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ऑप्शन 3 पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, वायुमंडल का क्षेत्र। ऑप्शन देखिएगा कितना घुमा रहे हैं ऑप्शन को। सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, मतलब वायुमंडल में जीव रहेंगे क्या पृथ्वी पर? पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं वो वायुमंडल में नहीं रहते, वो कहाँ रहते हैं? जैव मंडल में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि पृथ्वी पर जैव मंडल है, और पृथ्वी पर जैव मंडल है क्योंकि पृथ्वी पर जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तीनों इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या जैव मंडल है। तो पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, ये भी गलत हो गया। तो आपने देखा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों गलत। तो क्या बचा? ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। देखिए कितना बढ़िया लिखा है यहाँ पे। प्रश्न बनाने वाले को 21 तोपों की सलामी। सही प्रश्न दिया, जीव समुदाय और उसके वातावरण। देखिएगा बहुत व्याख्या बहुत जरूरी है। जीव समुदाय प्लस उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, वातावरण का संतुलित तंत्र। वातावरण यानी कि पर्यावरण आसपास का, और इसमें कैसा आ जाएगा? प्राकृतिक वातावरण भी आ जाएगा ना, यानी कि जल, थल और वायु आ जाएगा, और सामाजिक वातावरण भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इकोसिस्टम में सब चीज़ें होती हैं, जैव अजैव घटक भी होते हैं, प्राकृतिक वातावरण भी होता है, सामाजिक वातावरण होता है कि किस संस्कृति में आप रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, आपके आसपास के लोग किस समुदाय के हैं, पढ़े लिखे हैं या कैसे हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कैसा खाना इत्यादि खाते हैं, नारियल के तेल में पकी मछली खाते हैं या छोले भटूरे खाते हैं।
तो इस तरह से आपका ये दोनों शामिल होंगे तभी क्या बनेगा, आपका इकोसिस्टम बनेगा। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारित तंत्र है, कौन सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र है। मैंने आपको ये पढ़ाया था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। उष्णकटिबंधीय मैंने आपको बताया था, ये आपकी पृथ्वी है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये आपका इक्वेटर है। कुछ लोगों के में से आएंगे वर्ल्ड मैप और कराइए इंडिया मैप की तरह। निश्चिंत रहिए, वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में छाप दिया जाएगा। कोई भी समुद्र, कोई भी खाड़ी, कोई भी महाद्वीप ऐसा नहीं होगा जो आप उंगली पर ना बता सकें या ये ना बता सकें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी बनाऊंगा उसके लिए। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अभी मौसम थोड़ा सही है तो मुझे पसीना कम आ रहा है, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं अपने आप को एक मज़दूर मानता हूँ। और आपने डायलॉग सुना होगा घातक का, मज़दूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मैं इतनी मेहनत करूँगा कोई भी चीज़ आपके लिए आसान हो जाए, बिल्कुल आसान हो जाए, हलवा हो जाए। और उसके बाद भी कहीं कहीं लगता है आपको एक टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना है तो बताइए, दोबारा पढ़ाया जाएगा। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होने जाएगी। हर प्रकार के नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। पेपर का कुछ सुगबुगाहट होगी तो मैथ भी यहीं मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, हिंदी मिलेगी, संस्कृत मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, इसी तरह से मिलेगी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जल्दी भी नहीं कि कोर्स ख़त्म कराना हमारा मकसद है, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर आपका ध्यान रखा जाएगा। तो देखिएगा, वर्ल्ड मैप भी मैं आपको कराऊंगा, पृथ्वी की अक्षांश देशांतर कराऊंगा, हर चीज़ कराऊंगा। सिर्फ इसलिए ऐसे नहीं कराऊंगा कि आप प्रश्न सॉल्व कर सकें, कि आप पेपर में गए आपने प्रश्न सॉल्व कर दिया। आप ऐसे कर सकें कि कहीं अगर चर्चा भी हो रही हो किसी टॉपिक की तो आप उसमें भाग ले सकें और बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकें। ठीक है ना। तो देखिएगा, ये पृथ्वी है इक्वेटर, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, भूमध्य रेखा कहते हैं। बाकी बात करेंगे इसके चैप्टर में। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों का मैसेज था कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी, तो हाँ कोशिश करूँगा कुछ वर्ड इंग्लिश के बोला करूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक आईटी में पढ़ाया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और वहाँ सिर्फ आप इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया, जब मैंने जीएस पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ ज़्यादातर मुझे बच्चे हिंदी मीडियम के मिले, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी हिंदी बोलनी पड़ी। उस चक्कर में हिंदी ज़्यादा हो जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा दोनों शब्दों को मिक्स किया करूँ। भूमध्य रेखा के बाद यहाँ पे कर्क रेखा आती है 23.5 डिग्री, यहाँ एक मकर रेखा आती है 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ हो गई, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा साउथ हो गई। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 66.5 डिग्री का आपको मिलेगा आर्कटिक वृत्त मिलेगा नॉर्थ में, और यहाँ मिलेगा अंटार्कटिक वृत्त मिलेगा। ये भी आपको मिलेगा अंटार्कटिक वृत्त। सही है ना। अभी तो इतना ही समझिए ये क्यों है क्या है, ये बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल ऑल क्लियर किए जाएंगे। तो देखेंगे कर्क और मकर के, ये कर्क है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मकर है, ये वाली 23.5 साउथ मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच का जो एरिया पृथ्वी पर होता है इसे कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है ना। ये इतना क्यों होता है बात करेंगे इसके चैप्टर में। उष्णकटिबंधीय का मतलब यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तापमान ज़्यादा रहता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब तापमान ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी, तो जहाँ बारिश ज़्यादा होगी पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो उन पर निर्भर जीव जंतु ज़्यादा होंगे, तो जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इकोसिस्टम की उत्पादकता ज़्यादा है। इकोसिस्टम की उत्पादकता ज़्यादा है कैसे, आपके सामने 2 इकोसिस्टम है, एक तालाब का है और एक घने वन का है। तालाब में आप देखेंगे तो जीवों की संख्या भले ही कम ज़्यादा हो लेकिन वैरायटी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वन में आप जाएंगे तो आपको हज़ारों प्रकार के कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे मिल जाएंगे, यानी कि वैरायटी भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ जीव भी ज़्यादा हैं, तो उत्पादकता ज़्यादा हो गई ना। तो उत्पादकता कहाँ की ज़्यादा होती है, कहाँ की, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, भारत के पश्चिमी घाट इत्यादि पाए जाते हैं जब वर्षा ज़्यादा होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादकता समझ गए होंगे ना, ऐसा इकोसिस्टम जहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी के पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि हों और वो जीव जंतु की संख्या भी ज़्यादा हो, उनकी वैरायटी भी ज़्यादा हो, तो ऐसे पारितंत्र की उत्पादकता ज़्यादा मानी जाती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की होती है। अगर आपसे पूछा सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम, तो समुद्र, क्योंकि पूरी दुनिया में बड़े महासागर हम 5 पढ़ते हैं, वो सब आपस में कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो समुद्र तो पूरा एक ही है, हर जगह कनेक्टेड है। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम पूछे तो समुद्र, सबसे ज़्यादा वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादकता पूछे तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10
ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे देख कुछ शब्द रखे हैं, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। बात करेंगे जब वनों की बात करेंगे इनको एक एक करके बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है ना, ये क्या है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो मैंने बताया था, खाद्य श्रृंखला बताई थी मैंने, दोबारा बताता हूँ। किसी भी एक पारितंत्र में, किसी भी एक इकोसिस्टम में, किसी भी एक इकोसिस्टम में ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, किसी भी एक इकोसिस्टम में ऊर्जा या भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे जीवों के मध्य जो संबंध बनता है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे बताया है कि हरे पेड़ पौधे, फिर उस पर टिड्डा, मेंढक, सांप, मोर, ये खाद्य श्रृंखला हो गई। लेकिन एक इकोसिस्टम में आप देखेंगे बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में कनेक्ट होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 या 3 में कि एक इकोसिस्टम में कि एक खाद्य श्रृंखला यहाँ है, एक खाद्य श्रृंखला यहाँ है, यहाँ कनेक्टेड है कहीं आपस में, एक खाद्य श्रृंखला यहाँ है, वो यहाँ से कनेक्टेड भी है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी कनेक्टेड है। तो कई सारी खाद्य श्रृंखलाएँ जब आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं या फूड वेब कहते हैं, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला तो एक ही चैन होगी कि हरे पेड़ पौधे, टिड्डा, मेंढक, सांप, ये सब। लेकिन ऐसी कई सारी श्रृंखला होंगी जो आपस में कनेक्ट होंगी तो मिलकर क्या बनाएंगी? वो खाद्य जाल बनाएंगी। लेक्चर 2 या 3 आप देख लें, इसका ईवीएस का आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, एबायोटिक अर्थात अजैव, अजैव और प्लस जैव घटक, यानी कि पर्यावरण यानी कि पर प्लस आवरण, आपके चारों तरफ का आवरण। और इस आवरण में कई घटक आते हैं, अजैव भी आते हैं और जैव भी आते हैं। जैव में आपके क्या क्या होते हैं? जंतु होते हैं यानी कि मनुष्य और जानवर, इसके अलावा वनस्पति होती हैं, या और कहें तो अपघटक भी इसी में आ जाते हैं आपके, यानी कि वे जिनमें जीवन है। अजैव में आपके कैसे आ जाएंगे? 2 तरह के आ जाएंगे। पहला आ जाएगा आपका मानव निर्मित। मानव निर्मित में आपके आसपास क्या आ जाएंगे? पुल, है ना, इमारतें। संस्कृति भी इसी में आ जाएगी, संस्कृति भी मानव द्वारा निर्मित है। कहीं कुछ लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं कुछ लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं खान पान कैसा ही है, कहीं कैसा ही है। और इसके अलावा अजैव घटक में दूसरा प्राकृतिक घटक हो जाएंगे, उसमें आपके जल, थल और वायुमंडल हो जाएंगे। तो पर्यावरण का मतलब क्या होगा? अजैव प्लस जैव घटक, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, ठीक है ना। बाकी के ऑप्शन बेकार हैं। चीज़ें जो हमें घेरती हैं, ऑप्शन सी के संग मुकाबला है, चीज़ें जो हमें घेरती हैं। देखिएगा, चीज़ें जो हमें घेरती हैं और एबायोटिक एवं बायोटिक घटक के बीच मुकाबला बहुत तगड़ा है। लेकिन चीज़ें जो हमें घेरती हैं में स्पेसिफाई नहीं किया गया कौन सी चीज़ें घेर रही हैं भाई, एबायोटिक या बायोटिक, लेकिन वहाँ पे क्लियर कर दिया एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, ठीक है ना। ऑप्शन सी भी सही हो सकता था, लेकिन ऑप्शन सी पे भारी कौन सा हो गया? ऑप्शन ए क्लियर कर दिया कि जो चीज़ें घेर रही हैं वो बायोटिक भी हैं और एबायोटिक भी हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ भीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा मैंने बताया था आर्टिफिशियल रेन, यूपी में और एमपी में एक इलाका है, कौन सा? बुंदेलखंड का इलाका है। आप देखेंगे ये आपका यूपी लहू उत्तर प्रदेश बिहार की झकास पिक्चर है, आपको पता होगा। नीचे आपका ये एमपी है, ये इलाका देखेंगे, ये इलाका यहाँ पे बुंदेलखंड का इलाका है, ठीक है ना। बुंदेलखंड का इलाका बहुत ही वर्षा से विहीन है, वर्षा कम होती है यहाँ पे, तो कई दफ़ा यहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा कैसे कराते हैं? एक टैंकर प्लेन होता है, टैंकर प्लेन आप डालेंगे इस पर सर्च करेंगे वो मिल जाएगा आपको। एक प्लेन होता है, उसमें से बहुत सारे फव्वारे निकले होते हैं, उसमें लिक्विड भरा जाता है। लिक्विड में बहुत सारी चीज़ होती हैं, ठोस CO2 होती है ना, जैसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसके अलावा सिल्वर आयोडाइड, क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड भी होता है, मैंने बताया था आपको जो पढ़ाया था। तो सिल्वर आयोडाइड और कई सारे केमिकल होते हैं, उनका घोल होता है। उस घोल को वो उस एरिया में जाके, बादलों में जाके क्या करते हैं? उसको छिड़काव कर देते हैं। उस छिड़काव से क्या होता है? बादलों का बनना शुरू हो जाता है, जैसे कहते हैं मेघ बीजन। क्या कहते हैं? मेघ बीजन। मेघ मतलब बादल और बीजन का मतलब क्या? सीडिंग, यानी कि मेघों का बनना शुरू हो जाता है और मेघ जब बन जाते हैं तो बारिश हो जाती है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए क्या शुरू किया जाता है? कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन ए की बात करें सिल्वर नाइट्रेट, तो पढ़ाया था मैंने, जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप देखते हैं मतदाता स्याही जो लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। बहरहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी सही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कभी कभी किसी प्रश्न में आपको समस्या है, कैसी?
सही प्रश्न आपको लगे एक से ज़्यादा सही है, तो पहले आप एक काम करें, गलत हटा दें। पहले क्या करें, आप गलत हटा दें तो देखिएगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। हाथी बकरी होंगे नहीं, हाथी बकरी तो कैसे हैं, बेचारे शाकाहारी हैं, तो कैसे होंगे, प्रथम श्रेणी के, ठीक है ना। तो हाथी बकरी हटाओ, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हटा दो। शेर, शेर क्या होगा, या तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होता है या तृतीय श्रेणी का होता है, आपको पता ही है। शेर कहाँ होता है, खाद्य श्रेणी के खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर या तृतीय श्रेणी का होता है। बचा कौन, बचा सांप, बात खत्म। सांप कैसा हो गया, द्वितीय श्रेणी का हो गया, ठीक है ना। सांप कैसा होगा, द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा आपका। जैसे कि टिड्डा, घास, टिड्डा, सांप, घास, टिड्डा, सांप, सही है ना, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इको सिस्टम का एग्जाम्पल है, इको सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो मैंने कहा था इको सिस्टम, पूरी पृथ्वी एक इको सिस्टम है, पूरी पृथ्वी एक इको सिस्टम है क्योंकि वहाँ जीवन है। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से छोटे छोटे इको सिस्टम हमने डेवलप कर लिए हैं कि वन का पारितंत्र अलग, समुद्र का अलग, खेतों का अलग, ऐसे ही तालाब का अलग। तो इको सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, तालाब, ठीक है ना। तालाब का एग्जाम्पल है, तालाब एक प्रकार का इको सिस्टम है। अब देखिएगा बाकी के ऑप्शन क्या कहते हैं, वायु, जल, मृदा, वायु, जल, मृदा, ये तीनों अपने आप में इकोसिस्टम नहीं है। वायु अपने आप में इकोसिस्टम नहीं है, जल अपने आप में इकोसिस्टम नहीं है, मृदा अपने आप में इकोसिस्टम नहीं है। जब तीनों मिल जाएंगे किसी जगह पे तो क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम। तो ये तीनों इकोसिस्टम के घटक हैं। ये क्या हैं, इकोसिस्टम के घटक हैं। और कैसे घटक हैं, अजैव घटक हैं, सही है ना। एबायोटिक घटक हैं कि नहीं है, क्योंकि इनमें जान नहीं है लेकिन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो तालाब जो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, सही प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तालाब एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। बाकी के तीनों आपके समक्ष जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ए, सी और डी, ये तीनों एक इकोसिस्टम के घटक होते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको, ऑप्शन ए पैरासाइट, ऑप्शन डी डिकम्पोजर, ऑप्शन सी स्कैवेंजर और ऑप्शन डी ओमनीवोर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा और उसे दूर किया जाएगा, ठीक है ना। चिंता मत करिए, ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, टफ भी आएंगे तो बिल्कुल उनको आसान बना दिया जाएगा, क्योंकि आप डायलॉग समझ गए होंगे, मजदूर का हाथ। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए पैरासाइट, नहीं, पैरासाइट परजीवी से कहते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर हो, है ना। अमरवेल का पौधा एग्जाम्पल है कि जिस पौधे पर रहता है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उससे नुकसान होता रहे कोई बात नहीं है। अगर सहजीवी होता तो बताया था मैंने शैक, शैवाल और लाइकेन, शैवाक और कवक का एग्जाम्पल दिया था मैंने शैक का, कि जब दो साथ साथ रहें, नुकसान ना करें, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं। लेकिन परजीवी तो परजीवी है भैया, खून चूसेगा। तो पैरासाइट तो ये मृत पर निर्वाह नहीं करेगा, पैरासाइट ऑप्शन ए जीवित पर निर्वाह करेगा। ऑप्शन बी करें, देखिए ऑप्शन ए के बाद ऑप्शन डी पर चलते हैं, फिर बी और सी के बीच मुकाबला करेंगे। ऑप्शन ए खत्म करा दिए, पैरासाइट परजीवी है। ऑप्शन डी की बात करें, ओमनीवोर, ओमनीवोर कहते हैं किससे, ओमनीवोर कहते हैं सर्वहारी, सर्वाहारी से कहते हैं। ओमनीवोर किससे कहते हैं, सर्वाहारी से कहते हैं, जो क्या कर ले, मांस और वनस्पति दोनों खा ले। जैसे मानव, मानव क्या है, सर्वाहारी है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हटाओ। अब ऑप्शन बी और सी की बात करते हैं। मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को, देखिएगा मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को, आपके डीकम्पोजर भी हैं, डीकम्पोजर भी हैं। ये भी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी जैव घटक की डेथ हो जाए तो उसकी डेड बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन अगला काम क्या करते हैं, उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज कैसे करते हैं, जैसे एक पेड़ पौधा पनपा काय से, मिट्टी से, उस पेड़ पौधे पर बहुत सारे उपभोक्ता वो सब डेवलप हुए, बाद में उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद उनकी डेड बॉडी को क्या किया, डीकम्पोजर ने क्या किया, डीकम्पोजर ने उसको दोबारा से डीकम्पोज कर दिया और दोबारा से मिट्टी मिला के मिक्स कर दिया और वहाँ से फिर दोबारा एक विकास की क्रिया शुरू हो गई। लेकिन स्कैवेंजर की बात करें, उनका काम केवल और केवल मरे हुए शरीर को खाना है, मृतभक्षी कहा जाता है। इनका काम केवल इन्हें खा के अपना पेट भरना है, आगे काम ये नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही होगा, स्कैवेंजर सही होगा कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। यहाँ पे जंतुओं दिया गया, जंतुओं, तो गिद्ध कैसे खाएगा, जंतुओं को खाएगा, पेड़ पौधे को तो खाएगा नहीं। जबकि डीकम्पोजर क्या करेगा, डीकम्पोजर आपके पेड़ पौधों को और जंतुओं दोनों को यूज़ करेगा अपने भोजन के लिए और इनको वापस मिट्टी में मिला देगा।
तो डीकम्पोजर केवल और केवल जंतुओं पर निर्भर नहीं है। अगर मान लीजिए किसी पेड़ की शाखा टूट के गिर गई है तो डीकम्पोजर तो उसको भी डिकम्पोज कर देंगे, पत्ते को भी डिकम्पोज कर देंगे। आपने देखा होगा एक पत्ता टूट के गिर जाता है, उसे आप देखते रहिए, कुछ दिन बाद देखेंगे पीला पड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो तो किसने किया? डीकम्पोजर ने। तो डीकम्पोजर ने पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को यूज़ किया, अपना भोजन प्राप्त किया और उसे मिट्टी में वापस मिला दिया। लेकिन केवल जंतुओं पर निर्भर कौन रहेगा? इसका व्यंजक साफ साफ लिखा हुआ है, मृत जंतुओं पर। ठीक है ना? तो क्लियर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 की बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? अपमार्जक बड़ा घना शब्द है भैया हिंदी का, और जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं उनको दिक्कत होगी। अपमार्जक कहते हैं डिटर्जेंट से। अपमार्जक कहते हैं, केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो कहते हैं डिटर्जेंट से, मतलब साबुन। सही है ना? घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखा ना आपने, रामायण देखी तो कितना ऐड आता था, पका दिया था उस ऐड ने। डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है ना? डिटर्जेंट का मतलब क्या है? सफाई करने वाला। सफाई करने वाला अपमार्जक कौन हो गया? सफाई करने वाला। तो सफाई कौन करेगा पृथ्वी की? जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाएंगे, उनकी डेड बॉडी खत्म करेगा कौन? कौन करेगा? जीवाणु व कवक करेंगे। सही है ना? तो पृथ्वी का अपमार्जक अर्थात सफाई करने वाला अर्थात डिटर्जेंट या साबुन कौन है? जीवाणु व कवक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी के ऑप्शन कहीं भी अपमार्जक में नहीं है, न मृदा, न जल, न पशु, न पक्षी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन? पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु व कवक को कहा जाता है। 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? जैविक यानी कि जिसमें जान हो। पहला पूछा कौन सा अजैविक नहीं है। सही है ना? तो वही क्वेश्चन को कहा गया है ना, अजैविक नहीं है मतलब जैविक है। ऑप्शन, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे जाइए, शायद 1 ही था कि कौन सा अजैविक घटक नहीं है, मतलब जैविक पूछ रहा है। और यहाँ सिर्फ जैविक पूछ रहा है। प्रश्न वही है कि दोनों ही प्रश्नों में जैविक पूछा गया है, भाषा चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि आपको घुमाना है। तो जैविक घटक जिसमें जान होती है, तो ऑप्शन ए पादप। पादप यानी कि पेड़ पौधे, इनमें जान होती है तो जैविक घटक हो गए ना। मृदा में जान नहीं होती, वायु में जान नहीं होती, जल में जान नहीं होती, तो पादप कैसा घटक हो गया? जैविक घटक हो गया, अर्थात बायोटिक कंपोनेंट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर की बात होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 प्रकार का आर। सही है ना? रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। सही है ना? आर आर आर। सही है ना? कि शुरुआत का वही 1992 में, शुरुआत का वही इसकी 1992 में। किसने की? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। किसने शुरुआत की इसकी? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय शुरू की गई। तो पहला आर का मतलब रिड्यूस, पहले आर का मतलब है आपका रिड्यूस। ठीक है ना? दूसरा आर का मतलब है रिसाइकिल, दूसरे आर का मतलब है रिसाइकिल, और तीसरे आर का मतलब है रीयूज। मैंने पढ़ाया है आपको। रिड्यूस यानी कि कम उपयोग। रिड्यूस 2 शब्द होते हैं, रिड्यूस और रिमूव। रिमूव हटा देना, हटाना नहीं है, उपयोग कम करना है। जिन चीज़ों से पर्यावरण को नुकसान है उनका उपयोग धीरे धीरे कम करना है। तो क्या करना है? उपयोग में कमी लानी है, जिससे कि ऐसे प्रोडक्ट जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं उनका उत्पादन ही कम हो, क्योंकि आप यूज़ कम कर रहे हैं उसका। तो पहला आर मतलब रिड्यूस, कम उपयोग। उसके बाद रिसाइकिल का मतलब है पुनः चक्रण। आप मान लीजिए कि आपने कुछ प्लास्टिक का मटेरियल लिया, मान लीजिए चेयर आपने ली, या सपोज करिए मार्कर में प्लास्टिक का है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको वापस ऐसी जगह बेच दूंगा, कबाड़े में या किसी में, ये वापस उस कंपनी पे पहुंच जाए, इसकी प्लास्टिक से दोबारा से वो फिर दोबारा मार्कर बना दें, तो क्या हो जाएगा? रिसाइकिल हो जाएगा ना। बजाय इसको मिट्टी में फेंकूँ तो मिट्टी में पड़ा रहेगा, नुकसान करेगा, हज़ारों सालों तक ये डिकम्पोज तो होगा नहीं, बैक्टीरिया इत्यादि इसका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। जब डिकम्पोज नहीं होगा तो मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या करूं? मैं इसको ऐसी जगह दे दूं जहां से रिसाइकिल हो जाए, उस कंपनी तक पहुंच जाए, वो कंपनी दोबारा क्या करे, इसको दोबारा से फिर मार्कर बना दे, इसकी प्लास्टिक को दोबारा पिघला ले और दोबारा बना दे। तो क्या हो गया? रिसाइकिल। और इसके अलावा क्या? रीयूज़। तीसरा क्या है? पुनः उपयोग करें। यानी कि जो चीज़ अगर आप एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि आगे चीज़ों की डिमांड कम हो और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों के उत्पादन भी कम हो। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं? आर फॉर रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। ऑप्शन सी कम उपयोग अर्थात रिड्यूस, पुनः चक्रण अर्थात रिसाइकिल, रीयूज अर्थात पुनः उपयोग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 1992 से किसने की थी? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है ना? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी 1992 से, इसकी शुरुआत की 3 आर दिया गया था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है, कितना खाएगा भाई? तो ऊर्जा का स्थानांतरण किधर होगा? एक मेढक किसे खा रहा है? टिड्डे को खा रहा है। खा ले भाई, कोई बात नहीं। एक मेढक टिड्डे को खा रहा है, टिड्डा।
ठीक है, और किसने खा लिया? मेंढक ने खा लिया। तो टिड्डा भी कुछ खा के आया होगा, खाया होगा भैया, हरे पौधे खाए होंगे टिड्डे ने। तो हरे पौधे कौन हो गए? हरे पौधे हो गए उत्पादक, ठीक है ना। उत्पादक खाया टिड्डा, टिड्डा केवल हरे पौधे खाता है, ठीक है ना। तो कैसा हो गया? शाकाहारी। और शाकाहारी का मतलब क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और प्राथमिक तो खा लिया मेंढक ने, तो मेंढक कैसा हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो मेंढक कैसा हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होगा? भैया कोई किसी को क्यों खा रहा है? ऊर्जा के लिए खा रहा है ना, तो खाने दो। ऑप्शन सी सही होगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, सही है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। अगले ऑप्शन की बात करें, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारेतंत्र सबसे बड़ा है? बता दिया था मैंने आपको, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारेतंत्र, बड़ा। अगर इकोसिस्टम आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी है, तो किसकी होगी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगी, सही है ना। उत्पादकता अगर पूछता है, अगर सबसे बड़ा पूछता है, बिगेस्ट पूछता है, तो मैंने आपको बताया था कौन? समुद्र, क्योंकि समुद्र सबसे बड़ा है, सारे समुद्र आपस में कनेक्टेड है, सही है ना। तो पूरा समुद्र एक ही है, अलग अलग लोकेशन के आधार पर नाम अलग कर देते हैं कि ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक है, लेकिन समुद्र सब आपस में कनेक्टेड है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? समुद्र है, ठीक है ना। बाकी देखेंगे ये भी सब इकोसिस्टम है, रेगिस्तान का भी इकोसिस्टम अलग होता है, ठंडे रेगिस्तान के जीव जंतु पेड़ पौधे अलग होते हैं, गर्म रेगिस्तान के अलग होते हैं, वन का इकोसिस्टम अलग होता है, कृषि भूमि यानी कि खेत का इकोसिस्टम अलग होता है, लेकिन समुद्र का इकोसिस्टम सबसे बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा होता है, सिर्फ जैव विविधता ज़्यादा नहीं होती, उत्पादकता ज़्यादा नहीं होती। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं प्रश्न संख्या 22। पर्यावरण मतलब चारों तरफ का परिवेश, पर्यावरण यानी कि परि प्लस आवरण। देखिएगा हर प्रश्न की व्याख्या बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाएं, पेपर में आपको ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता ना हो। चारों तरफ की चीज़ें, तो चारों तरफ की चीज़ों में मानव निर्मित भी होंगी और प्राकृतिक भी होंगी, सही है भैया। मानव निर्मित होंगी तो इसमें कौन कौन होंगे? आपकी संस्कृति होगी, रिश्ते नाते सब होंगे। प्राकृतिक की बात करेंगे तो पेड़ पौधे और जल थल वायु सब होगा। तो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पेड़ पौधे जीव जंतु बिल्कुल आते हैं। ऑप्शन बी रिश्ते नाते संस्कृति बिल्कुल आएंगे। पर्यावरण में मानव निर्मित है कि नहीं है? रिश्ते नाते और संस्कृति। ऑप्शन सी मकान सड़कें पूजा स्थल ये भी कायम आएंगे मानव निर्मित में। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो सब हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत जैविक अजैविक दोनों घटकों को शामिल किया जाता है, या मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों को शामिल किया जाता है। इसमें मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों हैं, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, कोई शक वाली बात ही नहीं है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। पिरामिड मैंने क्या बताया था, किसी भी इकोसिस्टम में बढ़ते पोषण स्तर के साथ, बढ़ता पोषण स्तर मतलब उपभोक्ता, पोषण स्तर बंद, प्राथमिक श्रेणी के बताता हूँ, पोषण स्तर बताता हूँ। सबसे पहले उत्पादक, तो पोषण स्तर का लेवल क्या हो गया? 1। फिर कौन से? प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, पोषण स्तर का 2, द्वितीय श्रेणी पोषण स्तर 3। तो पोषण स्तर बढ़ता जा रहा है ना। पोषण स्तर बढ़ता जाएगा तो उनके बीच एक संबंध बनेगा। उस संबंध को हम दिखाते हैं पिरामिड के थ्रू। आपने मेरा लेक्चर देख लीजिए, पिरामिड मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं। पिरामिड सीधा भी होता है, पिरामिड उल्टा भी होता है, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड सब बताए थे। लेकिन आप देखेंगे, बात करें ऊर्जा पिरामिड की, ऊर्जा पिरामिड की बात करेंगे तो भैया एक बंदा था, ऊर्जा के संबंध में नियम दे गया। उसका नाम था रेमंड लिंडमान। रेमंड लिंडमान नाम था उसका, पूरा अमेरिका का था, और बेचारा बहुत जल्दी मर गया था। मेरे ख्याल से 30 साल के आसपास ही वो निकल लिया था दुनिया से। ऊर्जा पिरामिड के संबंध में 10% का नियम दिया था। उसने कहा था कि किसी भी पारतंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ अगले पोषण स्तर पर जाने पर पिछले पोषण स्तर की तुलना में ऊर्जा 90% कम हो जाती है या 10% रह जाती है। तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पहला पोषण स्तर है हरे पेड़ पौधे, फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो यहाँ पे ऊर्जा थी हरे पेड़ पौधों में 100%, अगले पे पहुँचेगी 10%, फिर अगले पे पहुँचेगी 1%, फिर अगले पे पहुँचेगी 0.1%। तो ऊर्जा कम होती जा रही है ना। तो ऊर्जा पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्तर पर ऊर्जा कम है, अगले पे उसने दी तो ज़्यादा हो गई, सही है ना। तो ऊर्जा जब अगले स्तर पर जाएगी तो कम होकर जाएगी, अर्थात पिछले पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर ऊर्जा कितनी जाएगी? केवल 10% जाएगी। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, सही है। बाकी 2 पिरामिड पढ़ाई थे मैंने, बायोमास पिरामिड और संख्या पिरामिड, वो दोनों उल्टे सीधे दोनों होते हैं।
और आपको डेली में पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर 2, 3, 4 पढ़ लें, सारे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? भैया एक दिशी होगा, सही बात है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा? एक दिशा में होगा। कैसे होगा देख लो। उत्पादक हरे पेड़ पौधे, इन्होंने ऊर्जा किसे दी? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी, तो ऊर्जा इधर गई ना। ऐसा तो है नहीं कि ये भी कहा भाई तूने मेरे को खाना दिया तू भी कुछ ले ले, ये तो देगा ही नहीं इसे। फिर नीचे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, ये इसे खा जाएगा, बोले ला तू मुझे दे दे ऊर्जा। इसे तृतीय श्रेणी का खा जाएगा कि भाई तू मेरे को दे दे। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा हो रहा है? एक दिशी। ऊर्जा ऐसे नहीं जाएगी, सिर्फ कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाकी सब बकवास है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? यानी कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण की बात करेंगे तो पृथ्वी की बात करेंगे, सही है ना। पृथ्वी की बात होगी तो पृथ्वी पर्यावरण है। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का अब तक का एकमात्र ज्ञात ग्रह है, एकमात्र ज्ञात है ना। हो सकता है और भी हो, एलियन रह रहे हो। आपने मूवी देखी होगी हॉलीवुड वाले, कौन कौन से ग्रह पहुंच जाते हैं, एक अवतार देखी होगी आपने, है ना। ऐसे ही हो सकता है भैया कोई और ग्रह हो जहाँ जीवन हो, लेकिन अभी तक पृथ्वी केवल एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिसपे क्या है? जीवन है। तो हम जब बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की तो काय का अध्ययन करेंगे? पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। तो मानव का अध्ययन करेंगे, वायुमंडल का करेंगे, जलमंडल करेंगे, लेकिन सौर मंडल का अध्ययन हम पर्यावरण के अंतर्गत नहीं करते हैं, क्योंकि हम पर्यावरण के अंतर्गत सिर्फ उन वस्तुओं का, चाहे वो जैविक हों चाहे वो अजैविक हों, केवल उनका अध्ययन करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर पाई जाती हैं। सौर मंडल पृथ्वी पर नहीं है, सौर मंडल का एक भाग पृथ्वी है। ठीक है, सौर मंडल भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? सौर मंडल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 10% का नियम किसने दिया था? भैया मैंने बता दिया, रेमंड लिंडेमान नाम का बंदा था। और बेचारा बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 1942 में डेथ हो गई थी इसकी, और 30-20 साल का बेचारा हो पाया था, नहीं हो पाया था, बड़े दुख की बात है। तो ये 10% का नियम किसने दिया था? रेमंड लिंडेमान ने दिया था। ठीक है ना, बाकी सब गोल्डमान बैकमान छोड़ दीजिए ना, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? घासी मैदान की नहीं है, यानी कि इसमें जो जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं पता लग जाएगा, देखिए कौन से जल में रहते हैं, कौन से थल में रहते हैं। कीट, मेढक, सांप, सही बात है, काय पर रहती है? मैदान में रहते हैं, है ना। कीड़े, सांप, मेढक। खरगोश, लोमड़ी, शेर, ये भी मैदान पर रहते हैं। ऑप्शन डी चूहा, सांप, गिद्ध, ये भी मैदान में रहते हैं। ऑप्शन सी प्लावक, मछली, व्हेल, ये काय पे? ये मैदान में नहीं रहते। तो ऑप्शन सी जो खाद्य श्रृंखला आपके सामने दिखाई दे रही है कि प्लावक, मछली, व्हेल, ये मैदान की खाद्य श्रृंखला नहीं है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको मेरे लेक्चर में मिलेगी, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम मैंने बताया था। अत्यधिक, जब चारण का मतलब क्या है? ग्रेजिंग। जब क्या करें, जीव जंतु ज़्यादा घास चरे। मान लीजिए मैदान है ये, इसमें बहुत सारी घास है, और यहाँ पे एक मैदान और है, इसमें एक खाली है, इसमें मिट्टी है, घास नहीं है। अब इसमें बहुत सारी घास है, बारिश होती है, बारिश के बाद इस मैदान की मिट्टी पानी के संग बह जाएगी, क्योंकि मिट्टी के ऊपर कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कवर नहीं है, सारी मिट्टी बह जाएगी। लेकिन यहाँ पे घास के जो पौधे होंगे उनसे मिट्टी चिपकी हुई होगी, और मिट्टी चिपकी हुई होगी तो जब बारिश होगी तो मिट्टी नहीं बहेगी। बहुत ना के बराबर आप देखेंगे घास के मैदानों से बहुत ना के बराबर मिट्टी निकलती है बारिश के बाद। लेकिन कोई मैदान केवल खाली मैदान है, मिट्टी से भरा हुआ है, उसमें आप देखेंगे बारिश के बाद बहुत सारी मिट्टी निकल जाती है। मिट्टी का निकल जाना मतलब मृदा का अपरदन, मिट्टी का कट जाना। तो जब किसी घास के मैदान में जंतु बहुत अधिक चराई करेंगे, बहुत ज़्यादा चारण करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करेंगे, तो क्या हुआ? घास खत्म हो जाएगी। घास खत्म हो जाएगी तो मिट्टी आ जाएगी बाहर, और जब बारिश होगी तो क्या होगा? मिट्टी निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मृदा अपरदन केवल बारिश से ही नहीं होता है, मृदा अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पढ़ेंगे इसको भी कि मृदा अपरदन के कारक कौन कौन से हैं। लेकिन अपरदन का मतलब है कट जाना। घास हटी और मिट्टी यहाँ से कटी, और घास हटेगी काय से? चारण से। तो ज़्यादा चारण हो जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी? आपकी मिट्टी समाप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 28 आखिरी था। आशा करता हूँ ये सीरीज समझ में आई होगी। ये अंतिम सीरीज नहीं है, आसान प्रश्नों की श्रृंखला है जो पुराने परीक्षाओं में आए हैं। जटिल प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, ऑन डिमांड भी सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप कुछ प्रश्न भेजते हैं और कहते हैं सर ऐसे सॉल्व कराइए, तो उनको भी बहुत शिद्दत के साथ सॉल्व कराया जाएगा। पेपर से पहले आपके सारे हथियार, गोला बारूद सेट करके आपको भेजा जाएगा, चाहे कोई भी विषय हो। ठीक है,
और आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। थैंक यू।